हेलो बच्चों, आज हम थर्मोडायनेमिक्स में आगे के कंटेंट को देखेंगे। अभी तक हमने जैसे कि कल वाले लेक्चर में हमने ऊष्मा को और कार्य को डिस्कस किया, जहां हमने कार्य की परिभाषा देखी, कार्य के प्रकार देखे, कार्य के मात्रक क्या क्या हो सकते हैं सीजीएस और एसआई में वो देखे, और ऊष्मा के प्रकार, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम। इसके अलावा हमने जो देखा ऊष्मा के मात्रक, ये कल हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है। इसके बाद बच्चों आज हम चल रहे हैं दाब आयतन कार्य पर। किस पर? दाब आयतन कार्य पर। तो सबसे पहली बात यह कि दाब क्या है। सबसे पहली बात क्या है? दाब क्या है, प्रेशर क्या है। तो बच्चों दाब या प्रेशर जो है वो है एकांक क्षेत्रफल या इकाई क्षेत्रफल पर जो कार्यरत बल है, बच्चों वही दाब है। वही क्या है? दाब है। जैसे सपोज दैट कि ये बोर्ड है और इस बोर्ड पर मैं क्या कर रहा हूं, इसका एकांक क्षेत्रफल पर मैं दाब लगा रहा हूं। मैं जो बल लगा रहा हूं, ये मेरे हाथ से ये मैंने बल लगाया, तो यही क्या है, इसके ऊपर दाब लग रहा है। इसके ऊपर क्या लग रहा है? दाब लग रहा है। ठीक है। तो एकांक क्षेत्रफल या इकाई क्षेत्रफल पर जो कार्यरत बल है बच्चों वही दाब है। क्लियर है? अगर मैं बात करूं इसके सूत्र की, तो दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि P बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? F बटे A। P बराबर क्या हो जाएगा? F बटे A हो जाएगा। ठीक है। अब जरा देखिएगा ध्यान से कि P बराबर क्या होगा? F बटे A। और हम जानते हैं कि कल हमने पढ़ा है, जो कार्य की परिभाषा पढ़ी है उसमें हम जानते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है बच्चों? बल इंटू विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन, यानी कि W बराबर F इंटू L। कल देखा था। ठीक है। अब देखिए W बराबर F इंटू L, बल इंटू विस्थापन। ठीक है। बल, यहां से अगर मैं बल को लिखूं तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? F बराबर क्या होगा? P A, यानी कि P इंटू A। ठीक है। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? W बराबर P गुणा A गुणा L। ये क्या हो गया? कार्य बराबर दाब इंटू क्षेत्रफल इंटू विस्थापन। अब जरा बच्चों ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूं A यहां पर क्या है? क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल को हम कैसे लिखते हैं? मीटर स्क्वायर से। कैसे लिखते हैं? मीटर स्क्वायर से। ठीक है। मीटर स्क्वायर होती है इसकी यूनिट मात्रक। अगर मैं बात करूं L यहां पर विस्थापन है, विस्थापन को हम दूरी के रूप में लिखते हैं, और मात्रक क्या होता है? मीटर। मात्रक क्या होता है? मीटर। अगर हम इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, यानी कि m स्क्वायर इंटू m, तो बराबर क्या होगा? ये m क्यूब। बराबर क्या होगा? ये m क्यूब। m स्क्वायर इंटू m बराबर क्या होगा? m क्यूब होगा। m क्यूब का मतलब क्या होता है बच्चों? आयतन। क्या होता है? आयतन। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं? आयतन V बराबर A इंटू L। आयतन V बराबर A इंटू L। अगर मैं इस वैल्यू को यहां पुट करता हूं तो बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा? W बराबर P तो है ही, साथ में क्या? V। P तो है ही, साथ में क्या आ गया? V। अगर मैं इस आयतन को अंतर के रूप में लिखता हूं तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि W बराबर P डॉट डेल्टा V। तो मेरे पास ये क्या आ गया? कार्य आ गया। क्या आ गया मेरे पास? ये कार्य। ठीक है। केमिस्ट्री में बच्चों कार्य को हमेशा W बराबर माइनस P डेल्टा V से लिखें।
W बराबर माइनस पी डेल्टा V से लिखेंगे। ठीक है, तो ये दाब आयतन कार्य में हमने क्या क्या देखा। दाब क्या है, किसी भी एकांक क्षेत्रफल या इकाई क्षेत्रफल पर, किसी भी एकांक क्षेत्रफल या इकाई क्षेत्रफल पर जो कार्यरत बल है बच्चों, जो बल लगाया जा रहा है वही दाब है। क्लियर है। इसके बाद दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल है, P बराबर F बटे A, यहीं से लिखता आ रहा हूं सारा डेफिनेशन से ही। तो F बराबर क्या हो गया PA। ठीक है, अब हम जानते हैं कल वाले लेक्चर में हमने पढ़ा कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है बच्चों, बल इंटू विस्थापन। W बराबर F इंटू L। अब देखिए F को मैं क्या भी लिख सकता हूं PA, F को मैं क्या भी लिख सकता हूं PA। तो W बराबर PAL, W बराबर PA इंटू L। तो W बराबर P डॉट V, A इंटू L को मैं क्या लिख सकता हूं यहां से V। कैसे आया, A का मतलब क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, L का मतलब विस्थापन मीटर, और M स्क्वायर इंटू M, M स्क्वायर इंटू M। मीटर स्क्वायर और मीटर तीनों दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब किसका होता है, मात्रक आयतन का। तो V बराबर A इंटू L, यानी कि आयतन बराबर क्षेत्रफल इंटू विस्थापन। ठीक है, तो क्षेत्रफल इंटू विस्थापन को मैंने लिखा आयतन, और अगर आयतन को हम अंतर के रूप में लिखते हैं तो W बराबर P डॉट डेल्टा V। क्लियर है मेरी बात। अब जरा देखो आगे, दाब आयतन कार्य को हम समझते हैं गैसों में। ठीक है, मान लीजिए कोई गैसीय तंत्र है, तो वहां पर दाब आयतन कार्य किस तरह से देखा जाएगा, देखिएगा जरा। देखिए दाब आयतन कार्य को इस तरह से देखेंगे। दाब आयतन कार्य को हम दो तरह से देख सकते हैं, एक तो गैसों का प्रसारण कार्य और एक होता है गैसों का संकुचन कार्य। ठीक है, तो देखिए पहला देख रहे हैं हम गैसों के प्रसारण में किया गया कार्य, गैसों के प्रसारण में किया गया कार्य। मैंने आपको पहले कहा था कि हम डायग्राम के तो हम देखेंगे, डायग्राम के माध्यम से हम चीजों को समझेंगे, तो वो अब समझेंगे कि प्रसारण में किया गया कार्य कैसे नेगेटिव होता है और संकुचन में किया गया कार्य कैसे पॉजिटिव होता है। तो जरा देखिएगा बच्चों, हमने क्या किया कि एक कंटेनर ले लिया या एक सिलेंडर ले लिया, ये ले लिया। ठीक है, अब हुआ क्या कि यहां पर बच्चों ये गैस भरी हुई है। क्या भरी हुई है, ये गैस भरी हुई है। अब आपको पता है गैसों के कणों में फैलने का गुण होता है, गैसों के कणों में क्या होता है, फैलने का गुण होता है। मैंने एक पिस्टन लगाया हुआ है, मैंने क्या लगाया हुआ है, एक पिस्टन लगाया हुआ है। तो मैंने ये एक पिस्टन लगाया हुआ है। ये बच्चों जो आयतन है गैसों का, ये इतना, इसे अपन क्या मान के चल रहे हैं कि ये V1 है। कितना है बच्चों, ये V1 है। यानी कि प्रारंभिक अवस्था ये है, प्रारंभिक अवस्था ये है आयतन। ठीक है, कैसी अवस्था है बच्चों, प्रारंभिक अवस्था है जब आयतन V1 है। एक सिलेंडर है जिसमें गैस भरा हुआ है, आयतन कितना है गैस का भी V1 है। ठीक है, और अब क्या हुआ कि इस गैस में फैलने का गुण है, यानी कि अब ये गैस फैलेगी, ये गैस क्या होगी, फैलेगी। तो जब गैस फैलेगी बच्चों तो ज्यादा स्थान घेरेगी, जब गैस फैलेगी तो ज्यादा स्थान घेरेगी। गैस जब ज्यादा स्थान घेरेगी तो ये पिस्टन धीरे धीरे कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये पिस्टन धीरे धीरे कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। ये अपने पास सेकंड स्टेज आ गई, यानी कि पिस्टन अब यहां पर आ गया। ठीक है, यानी कि गैस के कण यहां पर भी आ गए हैं, यहां भी क्या आ गए हैं, गैस के कण आ गए। तो अभी ये जो स्थिति है बच्चों, ये यहां से लेकर के और यहां तक, अभी इसे हम क्या मान रहे हैं, V2 मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, V2 मान रहे हैं। ठीक है, तो पहले हमारा आयतन कितना था, V1 था।
अब गैसों का प्रसारण हुआ, गैसों का क्या हुआ, प्रसारण हुआ। जब गैसों का प्रसारण हुआ तो गैस क्या हुई, ज्यादा स्थान घेरेगी, तो गैस ज्यादा स्थान में जैसे ही गई तो V1 से आयतन कितना हो गया, V2 हो गया। V1 से आयतन कितना हो गया, V2 हो गया। पहले बच्चों इतना था, अब इतना हो गया है, यानी कि प्रसारण हुआ है, यानी कि क्या हुआ है, प्रसारण हुआ है। तो जरा देखिए बच्चों, इस स्थिति में हुआ क्या, इस स्थिति में ये हुआ कि अगर मैं बात करूं W बराबर माइनस पी डेल्टा V से, कि भाई किया गया कार्य केमिस्ट्री में हम क्या लेके चलते हैं, W बराबर माइनस पी डेल्टा V। अभी कार्य किसने किया है, तंत्र ने किया है, इस सिलेंडर ने किया है, तभी तो गैस फैली। अगर हम करते तो ऊपर से दाब लगाते, अगर हम करते तो ऊपर से दाब लगाते, गैस से कोई कण फैलने की बजाय पास पास आते। ध्यान से समझना, दोनों चीजों में फर्क है। अगर गैसों का प्रसारण हो रहा है तो गैसें दूर, गैसों के जो कण हैं बच्चों वो दूर दूर जा रहे हैं, और जब गैसों के कण दूर दूर जा रहे हैं इसका मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है, तंत्र कार्य कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम कार्य करते तो क्या होता, हम ऊपर से इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते, बल लगाते, जिसकी वजह से क्या होता, ये गैसों के कण पास पास आते और ये कार्य संकुचन कहलाता। अभी क्या हो रहा है, प्रसारण। तो देखिए W बराबर माइनस पी, अच्छा डेल्टा V को मैं क्या लिख सकता हूं, V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। तो मुझे बताइए V2 ज्यादा कि V1 ज्यादा। अभी दोनों स्थिति क्लियर है, ये आपका V1 है तो ये कम है और V2 क्या है, ज्यादा है। तो जब V2 ज्यादा है तो W बराबर माइनस पी, V2 ज्यादा V1 कम, यानी कि डेल्टा V का जो वैल्यू है वो बच्चों किस में है, पॉजिटिव में, यानी कि माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस ही रह जाएगा। W बराबर माइनस पी डेल्टा V। तो ये है प्रसारण कार्य, और प्रसारण में किया गया कार्य सदैव क्या होगा बच्चों, निगेटिव होगा, सदैव कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो जो प्रसारण में किया गया कार्य है बच्चों वो सदैव कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। अभी मैं बात करूं गैसों के संकुचन में किया गया कार्य, जरा ध्यान से समझिएगा, गैसों के संकुचन में किया गया कार्य, देखना ये है, वही कंटेनर है, हमने क्या किया, पिस्टन ले लिया, वही, ठीक है। ये हमने क्या ले लिया, एक पिस्टन ले लिया। अभी क्या है बच्चों, यहां तक गैस भरी हुई है, अभी बच्चों यहां तक क्या हुआ है, गैस भरी हुई है, ठीक है, यहां तक गैस भरी हुई है। कुछ टाइम बाद अभी ये स्थिति कौन सी है, ए है, जैसे कि यहां पर पहले ये ए थी, फिर क्या हो गई थी, बी हो गई थी। ऐसे यहां पर अभी स्थिति क्या है, ए है। अब मैंने गैसों के संकुचन में मैंने इस पिस्टन को दबाया, जब बच्चों मैंने इस पिस्टन को दबाया तो ये पिस्टन खिसक कर कहां आ गया, यहां। तो ये पिस्टन खिसक कर कहां आ गया, नीचे आ गया। जब ये पिस्टन खिसक कर नीचे आ गया तो ये जो गैस के कण हैं ये भी सारे कहां आ गए, नीचे आ गए। ये जो गैस के कण हैं बच्चों ये सारे कहां आ गए, नीचे आ गए, ठीक है। यानी कि पहले इन्होंने कितना आयतन घेरा हुआ था, अगर पहले वाला आयतन की बात करें तो ये पूरा, तो ये तो क्या है बच्चों, V1, ठीक है। पहले आयतन कितना घेरा हुआ था, V1। अब आयतन सारे गैस के कण कहां आ गए हैं, नीचे, यानी कि अब जो आयतन दूसरी स्थिति में जो आयतन है वो कितना है, V2, और ये स्थिति कौन सी है, B। कौन सी स्थिति है ये, B। यानी कि पहले A स्थिति में आयतन ज्यादा था, अब बी स्थिति में आयतन क्या हो गया, कम हो गया। तो ए को तो हम पहले वाली स्थिति को हम क्या मान रहे हैं, V1, और बाद वाली स्थिति को क्या मान रहे हैं, V2। यानी कि संकुचन हो गया है, गैस के जो कण हैं
वो सिमटकर, गैस के कण जो सिमटकर एक दूसरे के कहां आ गए हैं, पास पास आ गए। क्या हो गया, गैस के कण सिमटकर एक दूसरे के पास पास आ गए हैं। जब ये एक दूसरे के पास पास आ गए हैं तो देखो बच्चों किया गया कार्य वही W बराबर माइनस पी डेल्टा वी से, W बराबर माइनस पी डेल्टा वी से, और W बराबर माइनस पी डेल्टा वी से W बराबर माइनस डेल्टा वी, वही बच्चों V2 माइनस V1, तो W बराबर माइनस पी। अब की बार बताइए V1 ज्यादा कि V2 ज्यादा? V1 ज्यादा, देख लो V1 ज्यादा है, पहले ज्यादा था। अब जब गैस के कण पास पास आ गए तो आयतन क्या हो गया, कम। तो V1 ज्यादा है, और बच्चों V1 ज्यादा है तो यानी कि निगेटिव वाली वैल्यू ज्यादा है। बच्चों निगेटिव वाली वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब डेल्टा V का पूरे का मान कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। तो माइनस पी माइनस डेल्टा V, माइनस पी माइनस डेल्टा V, यानी कि W बराबर माइनस और माइनस क्या बच्चों, प्लस, तो प्लस डेल्टा V, प्लस डेल्टा V, यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, प्लस पी डेल्टा V, यानी कि ये क्या बन गया, संकुचन के दौरान किया गया कार्य। और बच्चों ध्यान रखिए ये कहलाता है संकुचन कार्य। कैसा कार्य बच्चों, संकुचन कार्य। और ध्यान रखो संकुचन कार्य सदैव धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। संकुचन कार्य सदैव कैसा होगा, धनात्मक होगा। ये गैसों के प्रसारण में किया गया कार्य। स्थिति पहले क्या थी, ए थी, गैसों का प्रसारण हुआ, पार्टिकल कण दूर दूर गए, स्थिति हो गई बी। पहले आयतन V1 था, अब बढ़कर आयतन कितना हो गया, V2, बढ़कर हुआ है आयतन V2। तो W बराबर माइनस पी डेल्टा V से आयतन बढ़ा है, यानी कि V2 पॉजिटिव है, तो डेल्टा V भी पॉजिटिव आएगा। तो W बराबर माइनस पी डेल्टा V से W का जो वैल्यू है वो माइनस में आएगा, यानी कि प्रसारण में किया गया कार्य सदैव कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। संकुचन में किया गया कार्य, हमने पिस्टन वाला सिलेंडर लिया, पहले आयतन V1 था, यानी कि ये था, बड़ा हुआ था, लेकिन हमने पिस्टन को जैसे ही दबाया कण सिमटकर एक दूसरे के पास पास आ गए, जिसकी वजह से आयतन घटकर V2 हो गया, घटकर V2 हुआ है, यानी कि V2 माइनस V1, ज्यादा कौन, V1, और ज्यादा की का जो साइन है वो क्या है, निगेटिव। तो पूरे डेल्टा V का साइन भी क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है कि मैं +3 में से +5 को, +3 में से -5 को कम करूं तो आंसर माइनस में जाएगा, माइनस का 2 रहेगा, क्योंकि +3 और -5, तो आंसर -2। ठीक है, तो यहां पर ये माइनस डेल्टा V में आंसर आया, यानी कि माइनस रहा डेल्टा V, माइनस और माइनस प्लस, तो W बराबर प्लस पी डेल्टा V, यानी कि संकुचन में किया गया कार्य बच्चों हमेशा कैसा होगा, धनात्मक होगा, हमेशा कैसा होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, तो ये आपका दाब आयतन कार्य हो गया। एक बार प्रसारण में देखा बच्चों, और एक बार किसमें देख लिया हमने, संकुचन में देख लिया। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, देखिए जरा, आदर्श गैस के लिए समतापीय एवं उत्क्रमणीय प्रक्रम, आदर्श गैस के लिए समतापीय एवं उत्क्रमणीय प्रक्रम के दौरान किया गया कार्य इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और यहां से हम एक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, एक समीकरण निकालेंगे। तो आदर्श गैस के लिए समतापीय और उत्क्रमणीय प्रक्रम के दौरान किया गया कार्य क्या हो सकता है, देखिएगा जरा। देखो बच्चों, आदर्श गैस के लिए एक टर्म तो आपको ये ध्यान रखनी है, समतापीय प्रक्रम है, और दूसरी टर्म क्या है बच्चों, उत्क्रमणीय प्रक्रम। ठीक है, अब देखो हम जानते हैं कि W बराबर क्या होता है, माइनस पी डेल्टा V। W बराबर क्या होता है बच्चों, माइनस पी डेल्टा V। माना कि उत्क्रमणीय प्रक्रम के दौरान, जो आदर्श गैस है उसमें आयतन जो है V1 से कितना हो रहा है बच्चों, V2 हो रहा है। अरे जो आयतन है वो V1 से कितना हो रहा है बच्चों, V2 हो रहा है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका लिमिट लगा के क्या कर लेते हैं, समाकलन कर लेते हैं।
यानी कि V1 से लेकर के V2 तक हम क्या कर लेते हैं, लिमिट से इसका समाकलन कर लेते हैं। ठीक है, तो W बराबर V1 टू V2 माइनस P डेल्टा V। ठीक है, अब देखिए आदर्श गैस समीकरण से, ध्यान से देखते जाइएगा, आदर्श गैस समीकरण से, तो आदर्श गैस समीकरण से मैं क्या लिख सकता हूं, PV बराबर nRT, PV बराबर nRT, और यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, P बराबर क्या होगा बच्चों, nRT अपॉन V, nRT अपॉन V। अगर मैं यहां से ये जो वैल्यू है P का, यहां से जो वैल्यू है P का, इसको बच्चों मैं इस समीकरण में पुट करता हूं, तो देखो क्या आएगा, W बराबर V1 V2 माइनस P की जगह क्या लिखूंगा, nRT अपॉन V, साथ में क्या बच्चों, डेल्टा V, nRT अपॉन V डॉट डेल्टा V, लिमिट लगा दी है V1 से V2 तक। अब देखो प्रक्रम कैसा है, समतापीय, प्रक्रम कैसा है, समतापीय है, आइसोथर्मल है, और प्रक्रम समतापीय है, इसलिए बच्चों ताप तो नियत है, ताप क्या है, नियत है, और ताप नियत है तो भैया जब ताप नियत है तो T भी कांस्टेंट, ठीक है, R गैस स्थिरांक है, वो भी कांस्टेंट स्थिरांक है पहले से, और N गैस के मोल है, जो भी फिक्स होंगे नियत राशि होगी। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, nRT को बाहर निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि तीनों के तीनों कैसे हैं, नियत हैं। तो देखो नियत ताप पर बच्चों nRT बराबर नियत, तीनों के तीनों ही नियत हो गए। ठीक है, नियत है ही क्योंकि समतापीय प्रक्रम है, R गैस स्थिरांक है, गैसों के मोल भी क्या होगी, नियत राशि होगी। ठीक है, तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं, W बराबर माइनस nRT को मैंने बाहर निकाल लिया, और लिमिट क्या रह गई, V1 से V2 है ही, और यहां पे मैंने क्या लिख लिया, 1 अपॉन V डॉट dV। इसका बच्चों अगर हम समाकलन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, W बराबर माइनस nRT, W बराबर माइनस nRT और log E V2, V1 से V2 तक अपन ने क्या किया, समाकलन किया है, तो log E V2 बटे V1। अगर मैं यहां पर बेस चेंज करके 10 करना चाहता हूं तो 2.303 से मल्टीप्लाई होगा, तो W बराबर माइनस 2.303 nRT log बेस 10 V2 अपॉन V1। ये अपने पास फाइनली क्या आ गया, एक इक्वेशन। W बराबर माइनस 2.303 nRT log बेस 10 V2 अपॉन V1। देखो बच्चों बॉयल के नियम से, इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, बॉयल के नियम से, चैप्टर नंबर 5 स्टेट ऑफ मैटर में आपने पढ़ा होगा बॉयल का नियम, और बॉयल का नियम क्या कहता है, P1 V1 बराबर P2 V2, यानी कि P1 बटे P2 बराबर V2 बटे V1, लिख सकता हूं ऐसा। और बॉयल क्या कहता है कि अगर टेम्परेचर क्या है, नियत है, ताप अगर नियत है, स्थिर है, तो किसी भी गैसीय अभिक्रिया में जो दाब है, या किसी भी गैस का जो दाब है, वो आयतन के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो P1 V1 के व्युत्क्रमानुपाती है, P2 V2 के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि P1 बटे P2 बराबर V2 बटे V1 होगा, V2 बटे V1 होगा। तो देखिए बच्चों यहां V2 बटे V1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, P1 बटे P2। तो एक और इक्वेशन हमारे पास आ गया, W बराबर माइनस 2.303 nRT log बेस 10 P1 बटे P2, P1 बटे क्या आ गया, P2 आ गया। तो W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log बेस 10 P1 बाय P2। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक ये आ गई और एक बच्चों ये आ गई। ठीक है, तो ये समतापीय और उत्क्रमणीय प्रक्रम के दौरान किया गया कार्य W बराबर माइनस P डेल्टा V से V1 V2 लिमिट लगा के किया। आदर्श गैस समीकरण से देखा तो P बराबर nRT अपॉन V, P का वैल्यू यहां पर पुट किया। ठीक है, प्रक्रम समतापीय, ताप नियत है, जब ताप नियत है तो nRT पूरा का पूरा नियत है, बाहर निकाल लिया। V1 V2 लिमिट लगा के 1 अपॉन V डॉट dV। ठीक है, W बराबर माइनस nRT log E,
इसको जब अपन ने समाकलन किया तो log e v2 बट्टे v1, log e को हमने log बेस 10 किया तो माइनस 2.303 nRT log बेस 10 v2 अपॉन v1। बॉयल के नियम से v2 अपॉन v1 को हमने क्या लिख लिया, p1 बटे p2। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास क्या आ गया, आदर्श गैस के लिए समतापीय और उत्क्रमणीय प्रक्रम के दौरान किया गया कार्य, या मैं कहूं प्रसारण कार्य। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे उष्मागतिकी का शून्यांकी नियम, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो अगला टॉपिक अपना रहेगा जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम देख रहे हैं उष्मागतिकी का शून्य नियम। ठीक है, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो उष्मागतिकी का जो शून्य नियम है बच्चों, ये क्या कहता है हमसे, ये ऐसे कहता है कि अगर मान लीजिए कोई दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु बच्चों ए है और एक वस्तु बच्चों क्या है, बी है। ठीक है, कोई दो वस्तुएं हैं ए और बी, और ये बच्चों तीसरी वस्तु सी के साथ क्या है, उष्मीय साम्य में है। उष्मीय साम्य में कैसे, यानी कि ये इसके साथ उष्मीय साम्य में है और ये इसके साथ उष्मीय साम्य में। ठीक है, आपस में दोनों एक दूसरे के साथ उष्मीय साम्य में है। ठीक है, और ये इसके साथ और ये इसके साथ किसमें है, उष्मीय साम्य में है। तो देखो बच्चों, होगा क्या, होगा ये कि ए सी के साथ है, बी किसके साथ है, सी के साथ है। ठीक है, यानी कि उष्मीय साम्य का मतलब यह है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को उष्मा का क्या कर रहे हैं, प्रवाह कर रहे हैं। और कब तक करेंगे, जब तक कि इन दोनों का तापमान समान नहीं हो जाएगा। सेम बात यहां पर भी है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ उष्मा का क्या कर रहे हैं, प्रवाह कर रहे हैं। और कब तक करेंगे, जब तक कि दोनों का तापमान समान नहीं हो जाएगा। तो यहां पर क्या है, साम्य स्थापित हो गया है कि यहां से इधर और इधर से इधर क्या हो रहा है, उष्मा का प्रवाह हो रहा है। और अब यहां पर उष्मा का प्रवाह होते होते साम्य स्थापित हो गया, मतलब इसका जो तापमान है वो सेम हो गया, बराबर हो गया। ऐसे ही इसका और इसका तापमान बराबर हो गया, तो इसका तापमान इसके बराबर और इसका इसके बराबर, यानी कि तीनों के आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो जैसे ये दोनों एक दूसरे के, ये दोनों इसके साथ उष्मीय साम्य में है ना, वैसे ही बच्चों ये भी आपस में किसमें होगा, उष्मीय साम्य में होगा। जैसे मान लो आपस में इन दोनों में उष्मीय साम्य स्थापित हुआ, इसका 50 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका भी 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, फिर इन दोनों में उष्मीय साम्य स्थापित हुआ तो इसका भी क्या 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तीनों वस्तुएं आपस में उष्मीय साम्य में है, तो इसका 50, इसका 50, इसका 50। तो बताओ इन दोनों का भी तो आपस में समान हो गया, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गई, उष्मीय साम्य में होगी। तो जब कोई दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के साथ उष्मीय साम्य में हो, तो ये दोनों आपस में भी उष्मीय साम्य में होंगी। यही हमें कौन बताता है, उष्मागतिकी का शून्य नियम बताता है। ए और बी किसी तीसरी वस्तु सी के साथ उष्मीय साम्य में थी, इसलिए ए और बी आपस में भी उष्मीय साम्य में होंगी। क्लियर है बच्चों। इसके बाद हम देखेंगे उष्मागतिकी का प्रथम नियम, उष्मागतिकी का प्रथम नियम। ठीक है, देखिए ये इतना ही है, तो आगे देखिएगा बच्चों, उष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, शॉर्ट में हम इसे कह सकते हैं FLOT, फ्लॉट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इजी है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करें कि बच्चों गिवन बाय, रिप्रेजेंटेड बाय, प्रस्तुतकर्ता कौन है, किसने दिया, तो बच्चों किसने दिया है उष्मागतिकी का प्रथम नियम, ये दिया है बच्चों रॉबर्ट मेयर और हेल्महोल्ट्ज ने। रॉबर्ट मेयर एंड हेल्महोल्ट्ज ने क्या दिया है, उष्मागतिकी का प्रथम नियम दिया है। उष्मागतिकी का प्रथम नियम रॉबर्ट मेयर और हेल्महोल्ट्ज ने दिया है। क्या कहता है उष्मागतिकी का प्रथम नियम, कि ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है। ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है। किसका स्टेटमेंट है ये, उष्मागतिकी के प्रथम नियम का। और इसीलिए बच्चों इसे हम
ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। अब समझिए इसका मतलब क्या है। ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है, इसीलिए इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा सदैव संरक्षित इस तरह रहती है कि ऊर्जा को बच्चों ना तो कभी उत्पन्न किया जा सकता है, ऊर्जा को ना तो क्या किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही बच्चों ऊर्जा को कभी नष्ट किया जा सकता है। ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है, ऊर्जा को ना कभी उत्पन्न किया जा सकता है और ऊर्जा को ना ही कभी नष्ट किया जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। कैसे? जैसे कि बच्चों आप देखते हैं कि फैन चल रहा है, पंखा चल रहा है, ठीक है। तो बच्चों ये जो फैन चल रहा है, ये जो पंखा चल रहा है, इसमें क्या होगा कि विद्युत ऊर्जा काम में आएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी काम में आएगी, बिजली की खपत हो रही है, ठीक है। लेकिन बदले में हमें क्या मिल रही है, हवा मिल रही है, तो यांत्रिक ऊर्जा मिल रही है। अरे विद्युत ऊर्जा खर्च हो रही है तो बदले में क्या मिल रही है, यांत्रिक ऊर्जा मिल रही है, ठीक है। जैसे कि हमने क्या किया, बल्ब जलाया, ठीक है। तो बल्ब को जैसे हमने स्विच ऑन किया, विद्युत ऊर्जा खर्च हो रही है, लेकिन बदले में हमें प्रकाश ऊर्जा मिल रही है। समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। तो इस तरह से कोई एक ऊर्जा नष्ट होती है तो दूसरी ऊर्जा क्या होती है, हमें मिलती है, ठीक है ना। तो ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती है, ना ये कभी उत्पन्न होती है, बल्कि ये एक रूप से दूसरे रूप में बदली जाती है। क्लियर है बात? देखो स्पेशली एक बात, ये जो एक रूप से दूसरे रूप में बदली जाती है वो कैसे, कि अगर एक प्रकार की ऊर्जा नष्ट होती है, जैसे कि मैंने अभी बताया पंखा चलाने में हमारी विद्युत ऊर्जा नष्ट होती है, अगर एक प्रकार की ऊर्जा नष्ट, तो समान परिमाण में दूसरे प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। समान परिमाण में दूसरे प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो अगर एक प्रकार की ऊर्जा नष्ट होती है तो उसके बदले में हमें क्या होती है, वैसी ही उतनी ही ऊर्जा में क्या मिल जाती है, दूसरे प्रकार की कोई उतने ही परिमाण में कोई दूसरे प्रकार की ऊर्जा मिल जाती है। लेकिन बच्चों एक बात जो यहां से कभी क्वेश्चन भी पूछा गया है कंपटीशन में, कि ये किस नियम का स्टेटमेंट है, किस नियम का ये कथन है कि ऐसी गतिशील मशीन का निर्माण संभव नहीं है, यानी कि हम कोई ऐसी मशीन नहीं बना सकते हैं जो बिना ऊर्जा व्यय किए लगातार कार्य कर सके। यानी कि किसी भी ऐसी गतिशील मशीन का निर्माण संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। किसी भी गतिशील मशीन का निर्माण, ऐसी गतिशील मशीन का निर्माण संभव नहीं है जो बिना ऊर्जा व्यय किए, यानी कि ऊर्जा खर्च नहीं होनी चाहिए, बिना ऊर्जा व्यय किए निरंतर कार्य कर सके, जो कि बिना ऊर्जा व्यय किए निरंतर क्या कर सके, कार्य कर सके। समझे मेरी बात को? तो यहां पर हमारे पास कुछ क्या है, स्टेटमेंट्स है, कुछ क्या है, स्टेटमेंट्स है। क्या क्या है? प्रस्तुतकर्ता कौन है, रॉबर्ट मेयर और हेल्महोल्ट्ज। ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहेगी, यानी कि ना तो उत्पन्न होगी ना नष्ट होगी, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, इसीलिए इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम नाम दिया गया है। अगर एक प्रकार की कोई ऊर्जा नष्ट भी होती है तो बदले में हमें दूसरे प्रकार की क्या मिल जाएगी, उसी परिमाण में दूसरे प्रकार की ऊर्जा मिल जाएगी। किसी भी ऐसी गतिशील मशीन को हम नहीं बना सकते हैं बच्चों जो कि निरंतर कार्य कर सके, और वो भी बिना ऊर्जा के व्यय की, ठीक है। तो ये तो हो गया थ्योरेटिकल बात, ठीक है। ये तो सारी क्या हो गई, थ्योरेटिकल चीजें हो गई, सारी सैद्धांतिक बातें हो गई जो यहाँ पर थ्योरी के रूप में हमने पढ़ी। अब देखिए बच्चों, यहां से इस चैप्टर को, फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, न्यूमेरिकल होंगे ही, ठीक है। तो यहां से अपना न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट होगा। अब मैं जो पढ़ रहा हूं आपके पास वो है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का
गणितीय रूप। मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ रहे हैं किसकी? थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ की। देखो बच्चों जरा ध्यान से, हुआ क्या कि हमारे पास कोई तंत्र है, हमारे पास कोई क्या है? तंत्र है, जिसकी प्रारंभिक अवस्था में ऊर्जा कितनी है? U1 है। कब है बच्चों ये? प्रारंभिक अवस्था में क्या है? कितनी है बच्चों? U1 है। कितनी है? U1 है। किसी तंत्र की प्रारंभिक अवस्था में ऊर्जा है U1 जब बच्चों हमने इसे क्या किया? Q ऊष्मा दी। कितनी ऊष्मा दी? Q ऊष्मा दी। तो जैसे ही बच्चों हमने इसको Q ऊष्मा दी, जैसे ही बच्चों हमने इसको क्या किया? Q ऊष्मा दी, इसकी ऊर्जा कितनी हो गई? U1 प्लस Q। कितनी हो गई? U1 प्लस Q। अब मैंने इस तंत्र पर, इस निकाय पर W कार्य कर दिया। क्या कर दिया? W कार्य कर दिया। तो अब बच्चों इसका जो कुल एनर्जी हो गया, कुल ऊर्जा हो गया, वो हो गया U1 प्लस Q प्लस W। U1 प्लस Q प्लस W। ठीक है। अब ये हमारे पास हो गई अंतिम अवस्था। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आसान सा तरीका है। माना कि किसी तंत्र की प्रारंभिक अवस्था में ऊर्जा कितनी है? U1 है। मैंने इस तंत्र को Q ऊष्मा दी, तो इस तंत्र की ऊर्जा हो गई U1 प्लस Q। अब मैंने इस तंत्र पर, तंत्र के द्वारा नहीं, तंत्र पर W कार्य किया, तो तंत्र का जो अब अंतिम अवस्था में ऊर्जा हो गई, वो हो गई U1 प्लस Q प्लस W। समझ रहे बच्चों मेरी बात? तो U1 प्लस Q प्लस W, ये तंत्र की अंतिम अवस्था में ऊर्जा हो गई। माना कि ये पूरी जो ऊर्जा है, इसे मैंने कितना मान लिया? U2 मान लिया। कितना मान लिया बच्चों? U2। तो देखो क्या आ गया हमारे पास? U2 बराबर कितना हो गया? U1। U2 बराबर U1 प्लस Q प्लस W। U2 बराबर U1 प्लस Q प्लस W, यानी कि U2 माइनस U1 बराबर Q प्लस W। ठीक है। और U2 माइनस U1 क्या होगा बच्चों? डेल्टा U बराबर Q प्लस W। डेल्टा U बराबर क्या हो गया बच्चों हमारे पास? Q प्लस W। डेल्टा U बराबर हमारे पास क्या हुआ? Q प्लस W। ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से आगे कि डेल्टा U बराबर Q प्लस W हुआ हमारे पास, यानी कि ये हमारे पास आ गया ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप। क्या आ गया? गणितीय रूप आ गया। डेल्टा U बराबर Q प्लस W। ठीक है। अब जरा देखिएगा यहां पर डेल्टा U क्या है? तो यहां डेल्टा U है बच्चों आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। डेल्टा U बराबर क्या है बच्चों? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। Q बराबर क्या है बच्चों? तंत्र को दी गई ऊष्मा, तंत्र या निकाय को दी गई ऊष्मा, तंत्र को दी गई ऊष्मा। और W बराबर क्या है बच्चों? तंत्र पर किया गया कार्य, तंत्र पर किया गया कार्य। ठीक है। तो ये हमने निकाल दिया क्या? ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप। डेल्टा U बराबर Q प्लस W। डेल्टा U आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, Q बराबर तंत्र को जो ऊष्मा दी है वो है, और W बराबर तंत्र पर किया गया क्या है बच्चों? कार्य है। ठीक है। अब देखिए जरा इसको हम आगे बढ़ाते हैं। एक तो आपको ये ध्यान रखना है डेल्टा U बराबर Q प्लस W। ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है। देखो केस फर्स्ट क्या कहता है? यदि तंत्र द्वारा कार्य किया जा रहा है, यदि तंत्र द्वारा कार्य किया जा रहा है, यदि तंत्र द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में बच्चों ध्यान रखिए W बराबर हमेशा क्या होगा? निगेटिव होगा। मैं पहले भी बात कर चुका हूं इसकी। W बराबर क्या होगा? निगेटिव होगा। इसलिए फ्लॉट से, यानी कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या लिख सकता हूं मैं? डेल्टा U बराबर Q माइनस W।
डेल्टा यू बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू, तंत्र द्वारा कार्य किया जा रहा है। और बच्चों ये जो तंत्र द्वारा कार्य किया जाता है इसे हम प्रसारण कार्य भी कहते हैं। कैसा कार्य भी कहते हैं? प्रसारण कार्य भी कहते हैं। तो डेल्टा यू बराबर क्या होगा? क्यू माइनस डब्ल्यू। क्लियर है बात? अब यदि कार्य दाब आयतन कार्य है, यदि कार्य कैसा है बच्चों? दाब आयतन कार्य है। ठीक है, अब दाब आयतन कार्य का मतलब क्या हुआ कि W बराबर माइनस पी डेल्टा वी से। अब सुनिएगा जरा, तंत्र के द्वारा कार्य हो रहा है, तंत्र के द्वारा, यानी कि जो आयतन पहले था V1, ठीक है, जो आयतन पहले क्या था V1, अब क्या हो जाएगा V2। भाई प्रसारण हो रहा है ना, तो V2 फिर क्या V1। ठीक है, तो यहां जरा ध्यान से आप देखिएगा बच्चों कि तंत्र के द्वारा कार्य हो रहा है यानी कि प्रसारण कार्य है। ऐसी स्थिति में क्या ज्यादा होगा? V2 ज्यादा होगा V1 से। ठीक है ना, यानी कि पहले आयतन V1 था, अब आयतन बढ़कर प्रसारण यानी कि आयतन बढ़ा। जब आयतन बढ़ा तो क्या होगा? V2 ज्यादा होगा V1 से। पहले वाली स्थिति में आयतन कम है, फिर जब प्रसारण हुआ तो आयतन बढ़ा तो V2 ज्यादा हो गया। ठीक है, तो V2 ज्यादा है V1 से, यानी कि यहां पर क्या होगा? W बराबर माइनस पी, और डेल्टा V का वैल्यू किस में आएगा बच्चों? पॉजिटिव में, क्योंकि बड़े में से छोटे को घटा रहे, V2 माइनस V1। ठीक है, तो यहां पर W बराबर आएगा माइनस पी डेल्टा V, और W बराबर माइनस पी डेल्टा V ही आएगा। इसलिए मैं यहां पर क्या कह सकता हूं कि डेल्टा U बराबर Q, और W की जगह क्या लिखूंगा बच्चों? माइनस पी डेल्टा V। W का वैल्यू किस में आया? Q माइनस पी डेल्टा V। तो बच्चों ये फॉर्मूला, एक फॉर्मूला ये आपको ध्यान में रखना है और एक फॉर्मूला आपको ये ध्यान में रखना है। अब देखिए, यदि तंत्र पर कार्य किया जा रहा है, केस नंबर सेकेंड है, यदि तंत्र पर कार्य किया जा रहा है, यदि तंत्र पर कार्य किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तंत्र पर जब कार्य होगा तो ये कहलाएगा बच्चों संकुचन कार्य। कैसा कार्य कहलाएगा ये? संकुचन कार्य। ठीक है, देखना जरा ध्यान से, फ्लॉट से वही तंत्र पर कार्य हो रहा है, इसलिए W क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव होगा। W क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और W पॉजिटिव होगा तो बाय फ्लॉट हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा U बराबर Q प्लस W। डेल्टा U बराबर Q प्लस W। अब देखिए, अगर मान लीजिए कार्य कैसा है बच्चों? यदि दाब आयतन कार्य है, यदि कैसा कार्य है? दाब आयतन कार्य है, तो याद करो अभी कुछ टाइम पहले हमने क्या देखा कि दाब आयतन कार्य में यदि तंत्र पर कार्य होगा तो मैं पिस्टन को दबा रहा था। पिस्टन को जब हम दबाते हैं तो जो गैसों के कण हैं बच्चों वो पास पास आते हैं। जब पिस्टन को हम दबाते हैं तो गैसों के कण पास पास आते हैं, और जब बच्चों गैसों के कण पास पास आते हैं, जब गैसों के कण कहां आते हैं? पास पास आते हैं, तो आयतन क्या होगा? कम होगा। यानी कि पहले वाली स्थिति में आयतन V1 है जो कि ज्यादा है। ठीक है, जब उसको दबाया तो कण पास पास आ गए तो आयतन कम हो गया, यानी कि बाद वाली स्थिति में आयतन क्या है? कम है। यानी कि मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि W बराबर माइनस पी डेल्टा V से, कि चूंकि अब की बार V1 ज्यादा है V2 से। अब की बार V1 क्या है? पहले वाली स्थिति में आयतन ज्यादा था, जब उसे दबाया तो गैस के कण पास पास आए, जब गैस के कण पास पास आए बच्चों तो आयतन क्या हो गया? आयतन क्या हो गया? कम। तो V2 इस बार कम है। जब V2 इस बार कम है तो जो V2 माइनस V1 से, तो V1 ज्यादा है, तो जो डेल्टा V है वो किस में आएगा? जो डेल्टा V है वो नेगेटिव में आएगा। तो W बराबर माइनस पी और माइनस डेल्टा V, यानी कि W बराबर होगा बच्चों प्लस पी डेल्टा V। तो मैं क्या लिख सकता हूं फ्लॉट से यहां से कि डेल्टा U बराबर
क्यू प्लस क्या होगा पी डेल्टा। डब्ल्यू का वैल्यू किसमें है, पॉजिटिव में। तो एक तो ये आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है न्यूमेरिकल करने के लिए, और एक ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए बच्चों, प्रसारण में हमारे पास एक फॉर्मूला ये रहा। प्रसारण में हमारे पास एक फॉर्मूला क्या है, डेल्टा यू बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू, जहां न्यूमेरिकल में जिस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, जिस सूत्र की आवश्यकता होगी, वो बता रहा हूं। अगर कार्य तंत्र द्वारा हो रहा है या कार्य प्रसारण का हो रहा है, कैसे समझेंगे, आयतन बढ़ रहा होगा, 2 से 2.5 लीटर हो गया प्रसारण कार्य, 2.5 से 2 लीटर हो गया संकुचन कार्य है। समझ रहे बात को मेरी को, कि आयतन अगर बढ़ेगा तो प्रसारण कार्य, और आयतन अगर कम होगा तो संकुचन कार्य। तो देखो, प्रसारण कार्य या तंत्र द्वारा कार्य किया जा रहा है तो एक फॉर्मूला ये काम में आएगा, एक फॉर्मूला हमारे पास बच्चों ये काम में आएगा। ये 2 फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। और अगर तंत्र पर कार्य हो रहा है, यानी कि संकुचन कार्य हो रहा है, यानी कि आयतन क्या होगा, कम होगा। जब आयतन कम होगा तो एक फॉर्मूला तो ये काम में आएगा, या फिर फॉर्मूला ये काम में आएगा। ये 4 फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। किस पर, प्रसारण में 2 और संकुचन में भी 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, इसका हमने पूरा मैथमेटिकल फॉर्म देख लिया। पूरा हमने क्या देख लिया बच्चों, मैथमेटिकल फॉर्म देख लिया। अब जरा आगे चलते हैं, कुछ मैं आपको साइन बताता हूं कि चिन्हों को हमको कैसे काम में लेना है। ठीक है, इजी है वैसे। देखो, चिन्ह हम कैसे काम में लेंगे, तो जरा देखिएगा कैसे काम में लेंगे। देखो, तंत्र पर कार्य W बराबर पॉजिटिव, तंत्र द्वारा कार्य, ये बिल्कुल बारीकियां हैं इस चैप्टर की जो आपको जानना जरूरी है। ठीक है, हालांकि आप अब तक पढ़ाए हुए हैं, अब तक जो मैंने पढ़ाया है उससे समझने लग गए होंगे ये चीजें। तंत्र पर कार्य W बराबर पॉजिटिव, तंत्र द्वारा कार्य W बराबर नेगेटिव। ठीक है, तंत्र ऊष्मा ग्रहण करे, अभिक्रिया कौन सी, ऊष्मा शोषी। और ऊष्मा शोषी का मतलब क्या हुआ बच्चों, Q बराबर पॉजिटिव। और अगर तंत्र ऊष्मा त्यागे, तंत्र ऊष्मा त्यागे प्रक्रम कहलाता है ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी। और Q बराबर बच्चों निगेटिव, Q बराबर बच्चों क्या, निगेटिव। ठीक है, तो तंत्र ऊष्मा ग्रहण करे ऊष्मा शोषी, Q बराबर पॉजिटिव, तंत्र ऊष्मा त्यागे ऊष्माक्षेपी, Q बराबर निगेटिव। क्लियर है बात। इसके अलावा देखिए, तंत्र को ऊष्मा दी जाए, तंत्र को ऊष्मा दी जाए, इसका मतलब तंत्र ऊर्जा ग्रहण कर रहा है, वही ऊष्मा से शोषी प्रक्रिया है। ऐसी स्थिति में तंत्र का जो क्या है, तंत्र का जो आंतरिक ऊर्जा है, तंत्र का जो क्या है बच्चों, आंतरिक ऊर्जा है, तंत्र का जो आंतरिक ऊर्जा है वो क्या होगा, बढ़ेगा। आंतरिक ऊर्जा जो है वो बढ़ेगा। या मैं कहूं कि अगर तंत्र पर कार्य किया जाए, तंत्र को ऊष्मा दी जाए या तंत्र पर कार्य किया जाए, तो इसका डेल्टा यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक है, और अगर तंत्र से ऊष्मा निकले या तंत्र द्वारा कार्य हो, तो इसका जो आंतरिक ऊर्जा है बच्चों वो क्या होगा, घटेगा, कम होगा, नेगेटिव में जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है, हम ही है जैसे। ठीक है, वैसे दोनों जो पॉइंट है ऊपर वाले ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका इतना कोई इंपॉर्टेंस है नहीं। तो देखिए, बिल्कुल ऐसे मान सकते हैं आप कि अगर तंत्र जो है हम हैं, अगर हम कार्य कर रहे हैं तो हमारी आंतरिक ऊर्जा क्या होगी, कम होगी, हमारी ऊर्जा कम होगी, घटेगी धीरे धीरे। और अगर हमारे ऊपर कोई कार्य किया जा रहा है तो क्या होगा, हमारी ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक है, तो
ये हमारा हो गया आज का उष्मागतिकी का प्रथम नियम, यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, इसके हम नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो कोशिश करूंगा मैं कि नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स करेंगे। जितने न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं 2, 4, 5, 7, 6 जितने भी, वो सब क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि फिजिकल का चैप्टर और यहाँ से न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू बच्चों।